बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 लेक्चर नंबर 8। आज का हमारा टॉपिक है आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल। सबसे पहले हम डेफिनेशन करते हैं। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ गैसियस एटम। गैसियस एटम मीन जब एटम दूर दूर हो जाए तो गैसियस फॉर्म कहलाती है। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन को अलग करने या बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी हमें चाहिए होती है उसको कहते हैं हम आयोनाइजेशन एनर्जी। मिसाल के तौर पर देखिए, ये हमारे पास एटम में इलेक्ट्रॉन होता है और प्रोटॉन होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि न्यूक्लियस के बाहर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इनके दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जिसको कहते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कह देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फार्मूला भी देख लीजिए आप। F इज इक्वल टू के कॉन्स्टेंट Q1 Q2 R स्क्वायर, R फॉर रेडियस। Q मीन चार्ज का यूनिट कूलम कहलाता है। Q मीन चार्ज, Q फॉर कूलम, कूलम्स का लो। तो Q1 इलेक्ट्रॉन, Q2 प्रोटॉन कह दीजिए आप। R फॉर रेडियस पर इससे प्रीवियस वीडियो में बात हो चुकी है। जब भी हम किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें उसको एनर्जी देना पड़ती है, यानी एटम को एनर्जी हम देंगे तो वो एटम एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा ताकि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सके। तो ये जो आप डेल्टा एच देख रहे हैं ये एनर्जी को डिनोट करता है। पॉजिटिव होता है, इसका मतलब क्या हुआ? आयोनाइजेशन एनर्जी एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, यानी मेटल में से हम इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो उससे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी कि वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा। एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा? डेल्टा एच यानी हीट पॉजिटिव हो जाएगी। डेल्टा एच यानी हीट या एनर्जी जो सिंबल है हमारे पास ये पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? आयोनाइजेशन एनर्जी एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। थर्मिक रिएक्शन हमारे पास दो किस्म के होते हैं, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। जब भी डेल्टा एच पॉजिटिव होगा तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, और डेल्टा एच नेगेटिव होगा तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। सॉरी, जब भी डेल्टा एच नेगेटिव होगा तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। तो आयोनाइजेशन एनर्जी एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अब यूनिट देख लेते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी का। आयोनाइजेशन एनर्जी का यूनिट किलो जूल पर मोल है। किलो जूल पर मोल यानी आयोनाइजेशन एनर्जी का जो यूनिट है या आयोनाइजेशन पोटेंशियल का जो यूनिट है वो किलो जूल पर मोल है। इसको इस तरह में लिख सकते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी 1312 किलो जूल पर मोल, यानी कि किसी एटम में से हमें एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए 1312 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। किलो जूल पर मोल कह दीजिए या इलेक्ट्रॉन वोल्ट कह दीजिए, इसका यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है। अब हम डिस्कस करेंगे ग्रुप में ऊपर से नीचे की जानिब, यानी डाउन अ ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है या ज़्यादा होती है। जैसा कि मैंने अभी बताया, किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो क्या कहलाती है? आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहलाती है। अब पीरियोडिक टेबल में ग्रुप में ऊपर से नीचे की जानिब आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी या ज़्यादा होगी, यह अब हम डिस्कस करते हैं। तो किसी भी ग्रुप में वर्टिकल कॉलम को हम क्या कहते हैं? ग्रुप कहते हैं। मिसाल के तौर पर हम ग्रुप फर्स्ट ए की बात कर लेते हैं। ग्रुप फर्स्ट ए में क्या होते हैं? लिथियम ले लें, सोडियम ले लें, पोटेशियम ले लें, रुबेडियम ले लें। ग्रुप में ऊपर से नीचे की जानिब आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती जाती है। क्योंकि ग्रुप में ऊपर से नीचे की जानिब एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर लिथियम 3 हो गया, सोडियम 11 हो गया, पोटेशियम 19 हो गया। तो एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ नंबर ऑफ शेल्स भी इंक्रीज होते जाएंगे एटम में। जब एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ एटम में नंबर ऑफ शेल बढ़ते जाएंगे तो एटम में जैसे जैसे
नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते जाएंगे तो न्यूक्लियस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान फासला भी इंक्रीज होता जाएगा। फासला इंक्रीज होने से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, वो कम होती जाएगी। तो हम कह सकते हैं पीरियोडिक टेबल में ग्रुप में ऊपर से नीचे की जानिब आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती जाती है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी एटॉमिक साइज पर डिपेंड करती है। यह था आज का लेक्चर। थैंक यू।